हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यू सीरीज एंड दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। सो आप इन सेशंस को बिल्कुल मत मिस करिएगा। अगर आप देखते होंगे मेरे सेशंस को, अगर आप पहली बार मेरे सेशन को देख रहे हैं तो आप अदर सेशंस को भी देख सकते हैं मेरे चैनल एडुटेनमेंट पे जा करके। आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट तो यूल फाइंड ऑल दो सेशंस एंड वीडियोस इजीली। एंड अगर आपको अच्छा लगता है मेरा सेशन, मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे तो आप लाइक कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ताकि लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करती हूँ अपने चैनल पर, उसके नोटिफिकेशंस आपको इजीली मिलते रहें और आप इजीली अवेल करते रहें उन क्लासेस को। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल go to the slide where we'll have to start today. Yes, so आज हमारा इस सेशन का ये पहला क्वेश्चन होगा, who among the following is associated with the types of personnel department such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories. मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ देती हूँ। Who among the following is associated with the types of personnel department such as independent, integrated, staff coordinated and split function categories. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 डेल यॉर्डर, दूसरा है डेल एस बीच, तीसरा है रिचर्ड पी काल्हून एंड चौथा है डाल्टन ई मैकफार्लैंड। सो आपको इसमें से सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। और आपको मेनली आपको देखना क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप कीवर्ड्स को पकड़ेंगे कि इसमें बात क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो इसमें पूछ रहा है कि कौन में से है जो एसोसिएट करते हैं विद द टाइप ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट सच एज, एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बताया है, दिया है यहाँ पर इंडिपेंडेंट, इंटीग्रेटेड, स्टाफ कोऑर्डिनेटेड एंड स्प्लिट फंक्शंस की जब बात करते हैं, उनके कैटेगरीज की बात करते हैं तो वो है डाल्टन ई मैकफार्लैंड। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let's move to the next question. The book The Machine That Changed the World, which brought the lean production and lean thinking concept to limelight, was authored by. आपको बताना है the book Machine That Changed the World, which brought the lean production and lean thinking concept to limelight, was authored by. ऑप्शन 1 है जेम्स पी वोमैक, डैनियल टी जॉन्स एंड डैनियल रूस, दूसरा है क्रिस्टोफर ए बार्लेट एंड सुमंत्रा घोषाल, तीसरा है आर एम कांटेर, बी ए स्टीन, टी डी जिक और चौथा है के जे यूस्के एंड स्टीवन आर प्लेयर। इनमें से आपको सही आंसर कौन सा लग रहा है इस क्वेश्चन का, या फिर सही आंसर कौन सा है आपको बताना है। So here the right answer for this question is option number 1, James P. Womack, Daniel T. Johns and Daniel Roos is the right answer for this question. Option number 1 would be the right answer. Let's move to the next question. Which of the following statements are not correct as per the provisions of the Industrial Disputes Act 1947? आपको इसमें से बताना है इनमें से कौन सा प्रोविजन करेक्ट नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, a leader court cannot adjudicate on disputes relating to discharge and dismissal. B, an industrial tribunal can adjudicate on disputes relating to discharge and dismissal. C, an industrial tribunal can adjudicate on disputes relating to hours of work and rest intervals. And option number D, a labor court cannot adjudicate on disputes relating to leave with wages and holidays. आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 है ओनली ए, ऑप्शन नंबर 2 है ओनली ए एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 है ए बी एंड सी एंड ऑप्शन नंबर 4 है ओनली डी। आपको इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट प्रोविजन नहीं है इसमें से। सो आपके सामने ऑप्शंस हैं। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली ए। इसमें से ए जो है वो करेक्ट प्रोविजन नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का, बाकी के करेक्ट
प्रोविजंस हैं. सो ए में देखेंगे क्या दिया हुआ है. अ लेबर कोड कैन नॉट एजुकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डिस्चार्ज एंड डिसमिशल. ये करेक्ट प्रोविजन नहीं है, राइट. सो इसमें से बताया गया था कि इसमें से करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कैन नॉट लगा दिया है, राइट. सो यहाँ पे कैन नॉट नहीं होना चाहिए. अगर कैन नॉट नहीं होता, यहाँ पर अगर सिर्फ होता अ लेबर कोड एजुकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डिस्चार्ज एंड डिसमिशल, तो ये राइट प्रोविजन हो जाता है. लेकिन यहाँ पे कैन नॉट लिख दिया है कि मतलब नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है. वो कर सकता है, वो करता है. तो यहाँ पर कैन नॉट लगाने की वजह से ये नॉट राइट प्रोविजन के अंदर आ गया. सो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द, मतलब ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बाकी के जो 3 है वो करेक्ट प्रोविजंस हैं. आपको समझने की भी जरूरत है, और समझने के साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या प्रोविजंस किस तरह से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात अलग करते हैं. अब यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज को देखते हुए हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर क्या चीजें किस तरह से की गई हैं, क्या किन चीजों का एप्लीकेशन किस तरीके से किया गया है, क्या कौन से प्रोविजंस ट्रू हैं, कौन से नॉट ट्रू हैं, ये आपको समझना होगा, राइट. सो बी देखेंगे. एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एजुकेट ऑन डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू डिस्चार्ज एंड डिसमिशल. ये बात सही है. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल जो है वो एजुकेट कर सकता है डिस्प्यूट के रिलेटेड, जो कि डिस्चार्ज एंड जब डिस्चार्ज एंड डिसमिसल की बात होती है तब. सी देखेंगे. एन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कैन एजुकेट ऑन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल्स. वो आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल पे भी बात कर सकता है. कौन? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल किन की पे बात कर सकता है? डिस्चार्ज एंड डिसमिसल पे बात कर सकता है. आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट इंटरवल के लिए बात कर सकता है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. डी है. अ लेबर कोड कैन नॉट एजुकेट ऑन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू लीव विथ वेजेस एंड हॉलीडेज. जो लेबर कोड का काम है वो उसका एजुकेशन का काम नहीं होता है रिलेटिंग टू डिस्प्यूट लीव विथ वेज एंड हॉलीडेज. सो लीव को लेकर के, लीव्स को लेकर के, वेजेस को लेकर एंड उसके एंड हॉलीडेज को लेकर के लेबर कोड इन चीजों पे एजुकेशन नहीं करता है, डील नहीं करता है. तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब राइट होगा. सो यहाँ पे क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 जिसमें सिर्फ ए दिया गया है, दैट इज द करेक्ट वन. Which of the following is not a part of Peter M. Senge's 5 discipline? आपको बताना है पीटर एम सेंगे के जो 5 डिसिप्लिन है उनमें से इनमें से जो आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है पीटर एम सेंगेस 5 डिसिप्लिन का. जिसमें से बाकी के जो 3 है वो पार्ट है. 5 जो डिसिप्लिन है पीटर एम सेंगेस के, 3 उनमें से है बट एक नहीं है. आपको बताना है कौन सा नहीं है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. सिस्टम्स थिंकिंग, दूसरा है पर्सनल मास्टरी, तीसरा है ट्रस्ट एंड चौथा है शेयर्ड विजन. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने क्वेश्चन है. सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रस्ट. ट्रस्ट पार्ट नहीं है 5 जो डिसिप्लिन है पीटर एम सेंगेस के. इसके अलावा सिस्टम थिंकिंग, पर्सनल मास्टरी एंड शेयर्ड विजन आर द पार्ट ऑफ पीटर एम सेंगेस 5 डिसिप्लिन. दिस इज द न्यू क्वेश्चन. Benchmarking involves employees learning and adopting so-called best practices by comparing their HRM practices with those of other more successful organizations. Identify the correct sequential steps of benchmarking. आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बेंचमार्किंग. सो आपके सामने ऑप्शंस है, इसका करेक्ट सीक्वेंस आपको लेके आना है. करेक्ट सीक्वेंस में आपको इसको लेकर के आना है. यहाँ पर देखेंगे ए में क्या है. ए है आइडेंटिफाई HR प्रैक्टिसेस फॉर बेंचमार्किंग. बी है आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग पार्टनर्स. सी है कॉन्स्टिट्यूट अ कोर और अ प्रोजेक्ट टीम टू हैंडल द बेंचमार्किंग प्रोसेस. डी है डेवलप एक्शन प्लान्स टू इम्प्रूव HR स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिसेस. ई है कलेक्ट डेटा फ्रॉम ईच ऑफ द बेंचमार्किंग पार्टनर्स. एफ है एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा. And G है prepare a comprehensive report based on the data analysis and interpretation. सो आपको इसको करेक्ट सीक्वेंस में लेके आना है. आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, जैसे ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑप्शंस को अगर खुद से पढ़ेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले क्या आना चाहिए. सो आप एलिमिनेट करिए और उसको सीक्वेंस में लाने की कोशिश करिए कि सबसे पहले क्या होगा और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए. तो पहला और लास्ट आप
ये जो ऑप्शन दिया गया है आपके सामने कोड्स के अंदर A1 2 3 4, आप देखिए कि लाइक आप अगर आपको सपोज एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा या फिर उसका राइट आंसर क्या होगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं, तो आप अगर क्वेश्चन से आपकी बात नहीं बन पा रही तो आप जो आंसर दिया गया है आंसर से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि आपके सामने 1 2 3 4 ऑप्शंस दे दिए गए, राइट, इसमें से आपको एक ही चूज करना है, एक ही करेक्ट इसका होगा आंसर। आप देखेंगे कि 1 में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 में इन सब में जो ऑप्शंस दिए गए कॉमन क्या है। कॉमन को देखते हुए लगता है शुरुआत में क्या कॉमन मोस्ट ऑफ द टाइम दिख रहा है आपको, या फिर लास्ट में क्या कॉमन मोस्ट ऑफ द टाइम दिख रहा है, इसके बेसिस पे भी आप सही सीक्वेंस लेकर के आ सकते हैं। सो हियर इस क्वेश्चन का जो सही सीक्वेंस है मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर बताऊंगी ट्रिक आधा मैंने बता दिया, आधा आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सबसे पहले हो जाएगा। पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, राइट। आइडेंटिफाई एचआर प्रैक्टिसेस फॉर बेंचमार्किंग, मतलब यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम से क्या मतलब है कि आप पहले देखेंगे कि क्या बेंचमार्किंग है क्या, तो उसकी सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन पे होगा। ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी चीज करने जाएंगे तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप प्लान करने जा रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेकर के, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे ना कि प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन है, चाहे जो भी है, लाइक XYZ, राइट। प्रॉब्लम को कुछ फाइंड करने जा रहे हैं या फिर सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसका शुरुआत कहाँ से, वो शुरू कहाँ से हुआ है, वो देखेंगे आप। सो आइडेंटिफाई एचआर प्रैक्टिसेस फॉर बेंचमार्किंग, पहला ये हो जाएगा। सी उसके बाद आ जाएगा दूसरे नंबर पे, कॉन्स्टिट्यूट अ कोर और प्रोजेक्ट टीम टू हैंडल द बेंचमार्किंग प्रोसेस, फिर प्रोसेस की बात करेंगे। फिर आ गया आपका बी, सीक्वेंस में आएगा आपकी बी, ए सी और बी आएगा। फिर बी में देखेंगे आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग पार्टनर, आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर प्रोसेस डिसाइड करेंगे, उसके बाद आप पार्टनर्स को फाइंड करेंगे, बेंचमार्किंग पार्टनर्स को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद आपका आ गया ऑप्शन ई, फिर आप डेटा कलेक्शन करेंगे, राइट। कलेक्ट डेटा फ्रॉम ईच ऑफ द बेंचमार्किंग पार्टनर्स, उसके बाद आ जाएगा आपका एफ, दैट इज एनालिसिस, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा, एंड उसके बाद आ जाएगा आपका जी, prepare a comprehensive report based on the data analysis and interpretation, and D उसके बाद में लास्ट में होगा। सब सारी चीजें करने के बाद आप डेवलपमेंट की फेज में जाएंगे, दैट इज डेवलप एक्शन प्लान्स टू इम्प्रूव HR स्ट्रेटेजी एंड प्रैक्टिसेस, राइट। सो आप सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन में देखा आपने कि ए तो सबसे पहले होगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आइडेंटिफिकेशन वाला जो स्टेज होता है वो सबसे पहले होता है, तो वो तो होगा ही होगा, मतलब कि ए सबसे पहले ही होगा। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर 1 एंड थर्ड में ए सबसे पहले दिया गया है, तो आप ऑटोमेटिकली 2 और 4 को एलिमिनेट कर देंगे, वहीं पर कंफ्यूजन आधा खत्म, मतलब 50% चांस बचा आपके कंफ्यूज होने का 100% में से। सो 50% बचा, तो आप देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब 1 और 3 में क्या कॉमन है, ए बी दोनों में ए कॉमन है, फिर सेकेंड फेज पे सी दोनों में कॉमन है, थर्ड फेज पे आप देखेंगे ई और बी दोनों अलग अलग हो गए, राइट। अब लास्ट में देखेंगे कि ए के लास्ट में एफ है और सी के लास्ट में डी है, तो यहाँ से पीछे कई बार क्या होता है कि पीछे पीछे वाला भी कॉमन दे दिया जाता है, तो आप एक या एक सिर्फ एक की वजह से आप कंफ्यूज होते हैं और फिर वो आप तुक्का लगा लेते हैं अगर नहीं आता है तो भी। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इतना आपने सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने देखा कि ए और सी तक तो हम करेक्ट जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि ए आइडेंटिफाई सॉरी आइडेंटिफाई एचआर प्रैक्टिसेस फॉर बेंचमार्किंग, ये होगा। इसके बाद है आपका सी, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट अ कोर और अ प्रोजेक्ट टीम टू हैंडल द बेंचमार्किंग प्रोसेस, ये भी होगा। उसके बाद देखा आपने कि इसके बाद ए में ई आया है और 3 में आया है बी आया है, तो ई और 3 में एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि ई आना चाहिए कि बी आना चाहिए, दैट इज आप देखेंगे कि आइडेंटिफाई कर लिया आपने, फिर कॉन्स्टिट्यूट कर लिया कोर प्रोजेक्ट टीम टू हैंडल द बेंचमार्किंग प्रोसेस, उसके बाद आया आपका बी, आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग पार्टनर्स, क्या ये आना चाहिए या फिर आपका आना चाहिए ई, दैट इज कलेक्ट डेटा फ्रॉम ईच ऑफ द बेंचमार्किंग पार्टनर्स। सो नहीं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर डेवलप करेंगे आप, फिर आप करेंगे कॉन्स्टिट्यूट अ कोर और अ प्रोजेक्ट टीम टू हैंडल द बेंच, पहले आप फिर टीम को डिसाइड करेंगे ना कि कौन प्रोजेक्ट को हैंडल करेगा। बेंचमार्क करने के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद आप डिसाइड करेंगे कि टीम क्या होंगी जो कि हैंडल करेंगे इस प्रोसेस को,
टीम डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपका जो फेज आएगा वो आएगा आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग पार्टनर्स, फिर पार्टनर्स पे जाएंगे आप। सो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। आपका ई दिया है कलेक्ट डेटा, नहीं, डेटा कलेक्शन बाद में आएगा जब आप डिसाइड कर लेंगे कि कौन आपका जो पार्टनर्स कौन से कौन काम को हैंडल करेगा, उसके बाद आप डेटा कलेक्शन की तरफ जाएंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर हियर। और इस तरह से इस टेक्निक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं भी अगर कभी भी आपको लगता है कि बिल्कुल क्वेश्चन आ नहीं रहा है, सर से बाहर जा रहा है, तो सबसे पहले तो आपका जो पहली टेक्निक होगी वो आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग अगर पहली बार में नहीं हुई तो मे भी दूसरी बार में आपको, जहां पर आपको 10% की अंडरस्टैंडिंग हुई थी, वहीं पे अगर आप दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहां पे आपको 20 से 30% तक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और तीसरी बार पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको, हो सकता नहीं है वो लॉजिकल बात है कि आपको 50% तक अगर कितना भी कठिन क्वेश्चन हो या फिर कितना भी ऐसी चीज आ जाए, ऐसी बात, ऐसी जॉर्गन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन आ जाए जिससे लगे कि ये तो क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखा नहीं, तो उस क्वेश्चन में भी आपको 50% तक की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिससे आप टूटे फूटे समझ और अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तुक्का मार के एटलीस्ट, अगर कंफ्यूज है बहुत ज्यादा तो। नेक्स्ट देखेंगे, द सेकेंड इंडस्ट्रियल ट्रूथ रिजोल्यूशन वॉज पास्ड इन द ईयर। जो दूसरा इंडस्ट्रियल ट्रूथ रिजोल्यूशन था वो किस ईयर में पास किया गया था? आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 1948, दूसरा है 1956, तीसरा है 1962 एंड चौथा है 1991। सो हियर द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड 1962 is the right answer for this question. So here last but not the least, ये हमारा आज का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो देखेंगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें से बताना है कि इनमें से कौन से हैं, जो आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला है रेलवेज, दूसरा है मेजर पोर्ट, तीसरा है बैंक्स, चौथा है माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। सो इनमें से कौन सा जो है जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इनमें से कौन से के लिए? सो रेलवेज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मेजर पोर्ट्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, माइंस एंड ऑयल फील्ड्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ये आपको बात पता है। सो बैंक बचा, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता है, ये आरबीआई के अंदर आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा क्वेश्चंस को। सो थैंक्स सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर connecting with me and watching my sessions. Thank you very much.